अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे प्यारे छोटे मोटे चुन्ने मुन्ने प्यारे से बच्चों के लिए आज चैलेंजिंग टेस्ट है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट एसएससी 1 फिजिक्स। इसमें आपको इसके अंदर एक कंप्लीट टेस्ट मिलेगा जिसको अटेम्प्ट करने के बाद आप इस चैप्टर को मास्टर कर सकते हैं। मतलब यह है कि आप ये टेस्ट अगर अटेम्प्ट करते हैं और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इतना इनहेंस कर लेंगे कि आपको इस चैप्टर के अंदर से कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप पेपर में इसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे और अल्टीमेटली यू विल स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं, और वो हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड देयर एसआई यूनिट्स। उसके बाद हम बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, जिसमें आपके पास अगर लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद अगर मैथ्स की बात करें तो जो मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बीम बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है, लीवर बैलेंस है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच, ये टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर है जो कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। किसी भी चीज़ से मुराद यहाँ पे आपके पास कोई भी लिक्विड हो सकता है या पाउडर सब्सटेंस हो सकता है, और हाँ, इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई स्टोन है, इरेगुलर शेप स्टोन है। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस एंड देन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड जिन टॉपिक्स के अंदर से आपके जो चैलेंजिंग क्वेश्चन हैं वो पिक किए गए हैं। और अब आपने क्या करना है कि इन सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस को एक दफ़ा आपने रीड आउट करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको अटेम्प्ट करना है और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। ये तीन पार्ट्स हैं इसके, जिसमें पहला है वर्क, फिर है काइनेटिक एनर्जी, फिर है मोमेंटम। इन तीनों, ये जो तीनों क्वांटिटीज आपको नजर आ रही हैं, वर्क, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये सारी के सारी जो हैं ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ये किन बेस क्वांटिटीज के ऊपर बेस करती हैं, या इनको आप बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, ये काम आपने करना है। सेकंड क्वेश्चन है कि राइट डाउन 3 यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स आपको पता है कि एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसको तीन मकासद के लिए, तीन पर्पजेज के लिए आप यूज कर सकते हैं। वो कौन से तीन पर्पजेज हैं वो आप देखेंगे और इसको अटेम्प्ट करें, इसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं। थर्ड है, हाउ कैन अ मेजरिंग सिलेंडर बी यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट और स्टोन। यहाँ पे आपका पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है कि मेजरिंग सिलेंडर वैसे तो किसी भी लिक्विड या पाउडर सब्सटेंस के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए यूज होता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपने एक इरेगुलर शेप स्टोन है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके वॉल्यूम को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर से। इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है, लिखना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और अगर आंसर ना मिले या अगर आप मिल भी पाए तो आप इसको फर्दर अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, इनहेंस करने के लिए आप इस चीज़ के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। देन है वाई डिजिटल स्टॉप वॉच इज कंसिडर्ड मोर प्रिसाइज देन मैकेनिकल स्टॉप वॉच। हम जानते हैं कि डिजिटल स्टॉप वॉच ज़्यादा प्रिसाइज है मैकेनिकल स्टॉप वॉच से, लेकिन क्यों? दिस इज द क्वेश्चन। फिर है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पिच ऑफ स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा प्रिसाइज है। उसके अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं पिच। वो पिच क्या है उसको आप इस यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करें, इसको अटेम्प्ट करें, और अगर नहीं समझ आते तो फिर आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। उसके बाद है हाउ डज लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अफेक्ट इट्स प्रिसीजन। अब देखते हैं कि जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी प्रिसीजन डिफरेंट होती है, उनका लीस्ट काउंट डिफरेंट होता है। लीस्ट काउंट और प्रिसीजन आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा इसका आंसर, लेकिन आप पहले इसको खुद अटेम्प्ट करें। देन राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन एंड कैलकुलेट द रिजल्ट। ये दो नंबर आपको गिवन है। फर्स्ट दो पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 3500 मल्टीप्लाई 0.00000024, और सेकंड है 0.00878 डिवाइडेड बाय 55500। यहाँ इनका रिजल्ट आपने कैलकुलेट करना है, और लेकिन इसको सबसे पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में डिवीजन परफॉर्म करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि यूज सुटेबल प्रीफिक्सेस टू राइट द फॉलोइंग नंबर्स। ये दो जो नंबर आपको गिवन है 65600 मीटर एंड सेकंड पार्ट में 0.00000094 सेकंड,
ये दो नंबर हैं जिसको आपने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस। मतलब ये है कि इसमें प्रीफिक्सेस आपने मस्ट यूज़ करनी है, आपने इनको अरेंज करना होगा, जिस तरीके से भी करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन सूटेबल प्रीफिक्सेस आपने यूज़ करनी है, प्रीफिक्सेस के बगैर इनको अटेम्प्ट नहीं करना। मीन्स के लेट्स से 10⁻⁴ अगर आता है आपके पास तो 10⁻⁴ तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन आपने इसको उस तरीके से अरेंज करना है, उस फॉर्म में, उस फॉर्मेट में लेके आना है कि अगर 10⁻⁴ नहीं तो इसकी जगह पे -10⁻³ या 10⁻⁶ को यहाँ पे इंड्यूस करके आपने यहाँ पे इस चीज़ के प्रीफिक्सेस को यूज़ कर लेना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द आंसर अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये दो पार्ट्स आपको गिवन है। जो फर्स्ट है वो एरिया के लिए है 0.035 मीटर इंटू 68.05 मीटर, ये लेंथ इंटू विड्थ है। इसका आप आंसर फाइंड करेंगे, लेकिन आंसर में एक चीज़ आपने देखनी है कि जो आंसर आएगा उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपने देखने हैं कि कितने आपने रखने हैं। इसके लिए भी एक फार्मूला है या इसके लिए एक मैकेनिज्म है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमने जो आंसर लिखना है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। सेम लाइक दिस जो पार्ट बी है उसमें वॉल्यूम आपने फाइंड करना है जो कि है 25 मीटर मल्टीप्लाई 0.02 मीटर मल्टीप्लाई 0.583 मीटर, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट आपको गिवन है। इसका आंसर जब आप सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा जो कि लाइक नंबर आएगा जो कि पॉइंट में होगा। आई मीन कि कुछ भी हो सकता है लेकिन उसके अंदर पॉइंट भी इन्वॉल्व होगा। आपने ये देखना है कि इसका आंसर आपने कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है। इसका सोल्यूशन अगर आपको कंफ्यूजिंग है तो आप डेफिनेटली आंसर में इसके सोल्यूशन में चेक कर सकते हैं, लेकिन यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके इस चैप्टर को आप मास्टर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक्सप्रेस द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। ये कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज तीन आपको गिवन है जिसमें वर्क, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है। इनमें से आपने इन सब को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज लिखना है। पहले हम बात कर लेते हैं वर्क की। तो वर्क में आपको पता है वर्क का फार्मूला होता है W = F × S। अगर नहीं पता तो आगे आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेंगे W = वर्क डन और वर्क इक्वल टू F दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो तो बेस क्वांटिटी है, फोर्स डिराइव क्वांटिटी है, तो फोर्स को आपने अल्टीमेटली लिखना है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो ओवरऑल आपके पास जो वर्क है वो आपका बेस क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का फार्मूला होता है F = ma। अब m तो बेस क्वांटिटी है मास, लेकिन a एक्सेलरेशन है जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो आपने इसको फिर ब्रेक डाउन कर देना है बेस क्वांटिटीज में। इसको ब्रेक डाउन जो करेंगे एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे तो होता है ये v/t। अब v जो है ये तो आपके पास है डिराइव्ड क्वांटिटी वंस अगेन। टाइम जो है ये आपके पास बेस क्वांटिटी है। टाइम को इधर रहने दें, v यानी कि स्पीड को या वेलोसिटी को, इसको आप चेंज कर लें इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो वेलोसिटी या स्पीड का टाइम होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, वेलोसिटी और स्पीड ये दोनों सेम होते हैं व्हेन द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं हम तो वेलोसिटी को आप स्पीड कह सकते हैं या स्पीड को वेलोसिटी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में जब होते हैं दोनों की वैल्यूज सेम आती हैं। इसी तरीके से जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस रेक्टिलिनियर मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए आप अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। सो वेलोसिटी का फार्मूला है S/t या स्पीड का फार्मूला है S/t। तो यहाँ पे आप देखें S जो है ये डिस्टेंस है और या लेंथ आप कह सकते हैं, ठीक है, और t जो है ये टाइम है। ये दोनों के दोनों बेस क्वांटिटीज हैं। तो आपने वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, और अब ये वेलोसिटी का फार्मूला या वेलोसिटी की वैल्यू आप यहाँ पे जब पुट करेंगे और एक्सेलरेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, फिर को आप इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे तो फोर्स आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, और फिर अल्टीमेटली उस फोर्स को यहाँ पे पुट कर देंगे तो वर्क आ जाएगा आपको इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो यहाँ पे फोर्स का फार्मूला F = ma था, a की जगह हमने लिख दिया v/t, और फिर m v जो डिराइव्ड क्वांटिटी है इसको हमने लिख दिया S/t, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पे अगर आप देखें मास, डिस्टेंस यानी कि लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम तीनों की तीनों बेस क्वांटिटीज हैं, और इस तरीके से आप वर्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं बेस क्वांटिटीज की टर्म में। सेकंड हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, उसको अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, सबसे पहले बच्चे बात यह है कि आपको जिस भी चीज़ को बेस क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करना है उसका मैथमेटिकल फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, आपको उस चीज़ का फार्मूला आना चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू express them in terms of base quantities. So here kinetic energy 1/2 mv². You can clearly see that 1/2 is a constant, mass is base quantity, but velocity is a derived quantity. So you need to express velocity in terms of base quantities. So as we have done this earlier, but v is equal to S/t or distance over time. So distance and time, both of them are base quantities. So simply substitute this value of v here in this formula at this point, and you will get 1/2 m s² by t².
and ultimately you have expressed kinetic energy in terms of base quantities here, mass, distance, or you can say length and time, all of them are base quantities. तो बेटा इस तरीके से आपने क्या करना है कि जो भी गिवन क्वेश्चन है या जो भी गिवन आपके पास क्वांटिटी है उसको आप बेस क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई वी। मैस जो है वो तो बेस क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वो आपके पास डिराइव्ड है, इसको आप बेस क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, वही फार्मूला रिपीट हो रहा है, v इज इक्वल टू एस बाई टी, और इस v को सब्सटीट्यूट करेंगे जब यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा मोमेंटम P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एस बाई टी। तो मैस, डिस्टेंस और टाइम ये तीनों बेस क्वांटिटीज हैं आपके पास। सो इस तरीके से आप किसी भी डिराइव क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट डाउन 3 यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो बेटा वर्नियर कैलिपर्स जो है वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन 3 पर्पसेस के लिए यूज होता है। एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए, इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए, या किसी भी चीज़ की डेप्थ फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे जब एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करते हैं आप किसी चीज़ का, तो वो आप ये जो इसके ग्रेटर जॉज हैं, ठीक है ना, जो मेन जॉज आप इसको कह सकते हैं, इसके अंदर इसको प्लेस करके यहाँ पे जितनी भी जो रीडिंग आप लेते हैं, आपको रीडिंग लेने का तरीका आता है कि पहले मेंस के रीडिंग लेते हो, फिर वर्नियर्स के रीडिंग लेते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू फाइंड द इंटरनल डायमीटर यू नीड टू यूज दिस स्मॉलर जाज। आप क्या करते हो, जिस भी चीज़ का इंटरनल डायमीटर फाइंड करना होता है उसके अंदर इन जाज को प्लेस करके देन ओपन करते हो, और जैसे ही इसको फिक्स कर लेते हैं अंदर से, तो यहाँ पे जो रीडिंग आपको शो होगी वो आपके पास इंटरनल डायमीटर इसका शो कैलकुलेट कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉलर जाज। और थर्ड है कि आप किसी चीज़ की डेप्थ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डेप्थ बेसिकली ये जो यहाँ पे आपको ये एक बार्स नजर है, पिन नजर आ रही है, बेसिकली एक फुल स्केल यहाँ से लेके ये इसके बैक एंड पे अगर आप देखें तो ये पूरे ये गेज है, इस गेज को आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी डेप्थ शो हो रही है। अब जैसे लेट से किसी भी पेन का कैप है उसकी आप डेप्थ को फाइंड कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ है जिसका ग्लास है उसकी डेप्थ को फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो गेज है आपके पास, ये बेसिकली आपको डेप्थ फाइंड करने के लिए आप यूज़ करते हो। और रीडिंग आपने अल्टीमेटली यहाँ से लेनी है, मेंस की रीडिंग लेनी है, फिर वर्नियर्स की रीडिंग लेनी है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना, तो आपके पास इसकी डेप्थ आ जाएगी, या इंटरनल डायमीटर आ जाएगा, या एक्सटर्नल डायमीटर आ जाएगा, ये जो भी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो भी आप फाइंड करने जा रहे हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि है कि हाउ कैन अ मेजरिंग सिलेंडर बी यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप्ड स्टोन। अब मेजरिंग सिलेंडर नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं जी, एक तो हम इसको यूज करते हैं किसी भी लिक्विड चीज का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, इस टाइप की कोई भी चीज़ है। एंड सेकेंडली मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हैं हम किसी भी पाउडर्ड सब्सटेंस में, जो पाउडर्ड की फॉर्म होता है, सिंपली हम इसके अंदर पोर कर देते हैं, जो भी उसका लेवल यहाँ तक पहुंचता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिक्विड है, इसको प्लेस किया और यहाँ पे आपको 80 नजर आ रहा है, तो इट मीन्स कि इसका वॉल्यूम 80 ml है, मिलीलीटर है, ठीक है। लेकिन किसी इरेगुलर शेप स्टोन का आप वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोन तो नहीं, लाइक जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, आप क्या करते हैं, इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पहले एक लिक्विड पोर करते हैं, इसका जो भी लेवल होता है वो आप नोट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 80 ml है, तो ये आपका इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा VI। अंडरस्टूड। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी किसी इरेगुलर ऑब्जेक्ट को वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप ट्राई करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आप लिक्विड पोर कर देते हैं, उसका जो इनिशियल वॉल्यूम होता है वो नोट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू वो जो है वो आपके पास VI होगा, यहाँ पे VI है। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट था इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, उसको आप इसके अंदर आप इमर्स कर देते हैं, डबो देते हैं, और इसकी वजह से डेफिनेटली इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और आप देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम 80 से चला गया 100 के ऊपर। तो ये जो वॉल्यूम है ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम है VF। अब इनका जो डिफरेंस, ये वाला जो डिफरेंस है वॉल्यूम रेज हुआ, किस वजह से हुआ है, डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट की वजह से हुआ है। तो बेसिकली जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, ये उस इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। सो सिंपल आप दोनों वॉल्यूम का डिफरेंस निकाल के VF माइनस VI करके मीन्स के 80 ml माइनस 100 ml माइनस 80 ml जो कि 20 ml है, तो 20 ml जो है वो उस इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। गुड। नेक्स्ट है कि वाई डिजिटल स्टॉप वॉच इज कंसिडर्ड मोर प्रिसाइज देन मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो बहुत सिंपल से इसका आंसर है कि डिजिटल स्टॉप वॉच इज मोर प्रिसाइज देन मैकेनिकल स्टॉप वॉच बिकॉज ऑफ इट्स लीस्ट काउंट। जिस चीज़ का, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना स्मॉलर होता है वो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच 0.1 सेकंड है, और लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच 0.01 सेकंड है। इट मीन्स कि जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो 1 सेकंड के 1/10 पार्ट तक, 1/10 सेकंड तक, मीन्स के 10th पार्ट तक
एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच 0.01 मीन्स के 1/100th पार्ट यानी कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक एग्जैक्टली मेजर कर सकता है। सो इस वजह से ये जो डिजिटल स्टॉप वॉच ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम है। जो जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट कम होगा वो उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। अच्छा जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पिच ऑफ स्क्रू गॉज? स्क्रू गॉज तो आपने पढ़ा हुआ है, ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसके अंदर एक टर्म यूज करते हैं पिच। पिच क्या चीज़ होती है हम देख लेते हैं। कह रहे when the circular scale of screw gauge completes one complete rotation, when the circular scale of screw gauge completes one complete rotation, it moves 1 millimeter on the main scale. main scale जो इंडेक्स लाइन के ऊपर स्केल बना हुआ होता है उसको main scale कहते हैं। जब सर्कुलर स्केल एक कंप्लीट रोटेशन लेता है तो वो मेन स्केल के ऊपर एक थ्रेड तक मूव करता है, मीन्स कि एक वो जो लाइंस होती हैं एक लाइन से अगली लाइन पे स्विच कर जाता है, जिनके 1 मिलीमीटर मूव करता है। दिस 1 मिलीमीटर इज कॉल्ड द पिच ऑफ स्क्रू गॉज। उसके बाद है हाउ डज लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अफेक्ट इट्स प्रिसीजन। एक लिहाज से हम ये बात कर चुके, लेकिन रिपीट कर रहे हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्रिसीजन। मतलब कि लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो कम लीस्ट काउंट ज्यादा प्रिसीजन यानी कि इनवर्सली रिलेटेड है। स्मॉलर लीस्ट काउंट मीन्स ग्रेटर प्रिसीजन एंड वाइस वर्सा, मीन्स कि अगर लीस्ट काउंट ज्यादा है तो उसकी जो प्रिसीजन है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 मिलीमीटर व्हाइल द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज 0.01 मिलीमीटर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कम है, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट ज्यादा है 0.1 है, जबकि स्क्रू गॉज का 0.01 है, यानी कि ये स्मॉलर क्वांटिटी है, स्मॉलर लिस्ट काउंट है। तो इसका मतलब क्या है कि स्मॉलर लिस्ट काउंट है उसकी प्रिसीजन ज्यादा होगी। सो प्रिसीजन ऑफ स्क्रू गॉज इज मोर देन दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अच्छा जी, ये है काम का क्वेश्चन, ये आपके अंडरस्टैंडिंग और ट्रू सेंस जज करेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन एंड कैलकुलेट द रिजल्ट। दो नंबर है आपके पास 3500 मल्टीप्लाई 0.00000024 और सेकंड है 0.00878 डिवाइडेड बाय 55500। इन दोनों को आपने क्या करना है कि रिजल्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन सबसे पहले इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। सो पहले पार्ट को हम यूं देख लेते हैं कि जो 3500 इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं। और इसके बाद आप क्या करते हैं कि जो 10 की पावर्स हैं दोनों, ये 10 इन दोनों 10 की बेस को आप कंबाइन करते हुए पावर्स को ऐड कर देंगे, और ये जो दो वैल्यूज है सिंपल इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 8.4 × 10⁻³ तो साइंटिफिक नोटेशन से आपकी कैलकुलेशंस इजी और आसान हो जाती हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट ये था, इसको भी आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इनके जो वैल्यूज हैं लाइक मल्टीप्लिकेशन से पहले पहले वो आपस में डिवाइड हो जाएंगी, और इनके जो पावर्स हैं 10 की वो आपस में माइनस हो जाएंगी, क्योंकि डिवीजन जो है इसमें पावर्स माइनस होती हैं और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 8.78 विल बी डिवाइडेड बाय 5.55 और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया इस चीज़ को 10⁻³ और ये जो फोर्थ है ये माइनस हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो -3 -4 मतलब -7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास ये 1.58 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है यूज सुटेबल प्रीफिक्सेस टू राइट द फॉलोइंग नंबर्स। ये वो क्वेश्चंस हैं कि जिसमें स्टूडेंट नॉर्मली मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन मिस्टेक्स आपने नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप मिस्टेक्स करेंगे तो फिर अल्टीमेटली आपका रिजल्ट खराब आएगा और आपको मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो नंबर गिवन होंगे उसको आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि आप प्रीफिक्सेस को मस्ट यूज कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है, उसमें आप देखते हैं यहाँ पे कि 65600 मीटर को आप लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन में 6.56 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, इसको आप 10⁻⁴ जो है वो कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, या तो इसको लेके जाना है 10⁻³ में जो इसके नियर अबाउट मतलब इसके जो पहले आती है, या इसके जो ऊपर वाली है जो कि 10⁻⁶ है, जिसके इन बिटवीन ये है उसे एक ऊपर और एक नीचे आपने देखनी है, उन दोनों में से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इससे नीचे आते हैं 10⁻³ पे जाते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को मूव करना पड़ेगा राइट साइड पे एक डिजिट। ये हमारे पास हो जाएगा 65.6 × 10⁻³ मीटर, जिसको आप लिख सकते हो 65.6 10⁻³ किलो होता है तो किलोमीटर। अल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 6.56 × 10⁻⁴ मीटर था, आप इसको 10⁻³ नहीं बल्कि 10⁻⁶ में लेके जाते अगर, तो यहाँ पे क्या 10⁻⁶ आ गई, और इस पॉइंट को आपने 2 डिजिट्स मूव, क्योंकि यहाँ पे आप 2 पावर्स का इंक्रीमेंट करें तो यहाँ पे पॉइंट के लाइक यहाँ पे जो पॉइंट है वो 2 डिजिट्स मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास बन जाएगा 0.0656 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर, और 0.0656 और 10⁻⁶ जो होती है वो मेगा होते हैं, तो मेगा मीटर आप इसको लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज में आपने दोनों आंसर्स में आपने प्रीफिक्स का यूज तो कर लिया, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मेगामीटर है, लेकिन इसमें से एक है ठीक और एक है गलत। गेस करें कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, और जो ठीक है वो क्यों ठीक है और जो गलत है वो क्यों गलत है। जी, अगर आपने गेस कर लिया तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है ये आपके पास ठीक है, जबकि सेकंड वाला ये आपके पास गलत है। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्सेस का ये रूल है कि जब भी आप प्रीफिक्स यूज करते हैं तो प्रीफिक्स से पहले ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू 1 और 1000 के इन बिटवीन होनी चाहिए। ना तो ये वैल्यू 1 से कम हो सकती है, ना ही ये 1000 से ज्यादा हो सकती है। तो ये तो बिल्कुल उसी रेंज में है, 65.6 मीन्स कि ये 1 से बड़ी है और 1000 से छोटी है। लेकिन इसको आप देखें तो ये 0.065 से यानी कि 1 से छोटी वैल्यू हो रही है, जो कि प्रीफिक्स अलाउ नहीं करता, तो ये गलत है। इस चीज को आपने नहीं करना इस तरीके से। ये कंफ्यूजन होती है जो स्टूडेंट्स के माइंड में अक्सर होती है, स्टूडेंट्स को गलत अटेम्प्ट करते हैं और फिर शिकायतें करते हैं कि जी एग्जामिनर ने नंबर नहीं दिए हैं, ये हो गया वो हो गया। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है कि 0.00000094, इसको भी आप दो तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं कि अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 9.4 इंटू 10⁻⁻7 है। -7 जो वो किसी भी प्रीफिक्स में नहीं आती, लाइक 10⁻⁻7 कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं जो इसके एक नीचे है यानी कि 10⁻6 या इसके जो एक ऊपर है 10⁻9। अगर हम इसको -9 में लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस चूंकि आप पावर में 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मीन्स के 7 से 9 लेके जा रहे हैं, तो ये पॉइंट भी 2 डिजिट्स मूव करेगा राइट साइड पे और ये हो जाएगा 940 पॉइंट, मीन्स कि यहाँ जीरो के बाद है जो कि हम नहीं लिखते, मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 सेकेंड, या इसको आप लिख सकते हो 940 नैनो सेकंड, क्योंकि 10⁻⁻9 जो होता है वो नैनो होता है। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 9.4 इंटू 10⁻⁷, इसको आपने अगर इसको ऊपर लेके जाना है, सॉरी नीचे लेके आना है, तो इसकी पावर 10⁻6 कर सकते हैं आप, क्योंकि ये 10⁻6 जो है वो आपके प्रीफिक्सेस में यूज होता है। तो फिर जब आपने इसको 10⁻6 किया है तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि इसमें आपको ये पॉइंट जो है वो 1 डिजिट आपको मूव करना पड़ता है, और वो आपने मूव कर दिया। पॉइंट यहाँ पे था, इसको आपने 9 से पहले मूव कर दिया, 0.94 हो गया इंटू 10⁻6, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.94 माइक्रो सेकेंड। इन दोनों में आपने प्रीफिक्सेस यूज कर लिए हैं, एक है आपके पास नैनो सेकेंड, एक है माइक्रो सेकेंड। लेकिन यहाँ मैं फिर आपसे पूछूंगा कि आप बताएं कि इसमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत। मेरे ख्याल में आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ये वाला ठीक है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है यहाँ पे प्रीफिक्स से पहले वो आपके पास क्या है कि 940 जो कि 1 और 1000 के इन बिटवीन है, दरमियान में है कहीं। और ये जो है 0.94 ये 1 से कम हो रही है, जो कि प्रीफिक्स अलाउ नहीं करता कि इस तरीके से आप वैल्यू लिखें। तो ये वाला जो आपके पास ऑप्शन है या ये वाले जो आपने प्रीफिक्स यूज किए गलत है, तो इसलिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ भी आ रही होंगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही होगी। तो काइंडली आप इसको सीरियस लें और आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखो, इस बात को याद रखें ताकि पेपरों में आप इस तरह की कंफ्यूजन से बच। सो बेटा जी, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास इस टेस्ट का, जो कि है राइट डाउन द आंसर अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। दो यहाँ पे पार्ट्स हैं आपके पास। फर्स्ट जो है वो एरिया को एक्सप्रेस कर रहा है कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और सेकंड है वॉल्यूम के लिए लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। सो इसका आपने आंसर सिंपल कैलकुलेटर से जब फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2.38175। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर आप ये नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका आंसर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखेंगे, मतलब पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद एक एक डिजिट। क्यों? इसका आंसर यह है कि जब आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आप ये देखते हैं कि जितनी भी क्वांटिटी, दो तीन जितनी भी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, कि उन क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी है, कौन सा नंबर है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है, जो नंबर है वो लीस्ट है, वो कम से कम है। जैसे कि इसकी अगर बात करें तो इसमें 0.035 में जस्ट 3 और 5 दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जबकि इसमें 6805.05 ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये 4 के 4 जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, जबकि यहाँ पे 3 और 5 दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें है, यानी कि कम वाला जो है वो 2 डिजिट्स हैं। तो आपने जो आंसर लिखना है वो भी आपका आंसर 2 डिजिट्स में होना चाहिए एग्जैक्टली, कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आंसर तो आ रहा है 2.38175, इसमें तो 6 डिजिट्स आ रहे हैं, लेकिन आपने कितने लिखने हैं? सिर्फ 2। तो 2 आप कौन से पिक करेंगे? पहले वाले दो जो कि 2.3, लेकिन 2.3 आप 8175 इन सबको आपने डिस्कार्ड करना है। तो जो आप 3 के बाद वाला डिजिट राइट आफ्टर द लाइक सेकंड राइट द डिजिट आफ्टर दैट, जो कि आप इसको लिखने जा रहे हैं 3 के बाद वाला, वो उसको आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 8 है। तो अब 8 जो है यह आपने डिस्कार्ड करना है, यानी कि छोड़ना है, क्योंकि आपने 2 डिजिट्स लिखने पहले 2। तो जो डिस्कार्ड करने जा रहे हैं ये राउंड ऑफ का रूल है, ये सुन लें गौर से। जिसको आप डिस्कार्ड करने जा रहे हैं आप ये देखते हैं कि अगर ये डिजिट
जो आप छोड़ने जा रहे हैं, डिस्कार्ड करने जा रहे हैं, अगर ये डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, जैसे कि इस केस में 8 है जो कि 5 से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, इससे पहले वाला जो नंबर है, इससे पहले वाला जो डिजिट है, उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि आप इसको 8 को छोड़ने लगे तो इसका कुछ ना कुछ उसका हिस्सा आप 3 को दे के जाएंगे। तो 3 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 2.4 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। जो सेकंड पार्ट है, इसमें आप देखें कि वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं 25 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.583। जब इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगेन आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2915, यानी कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं। लेकिन आपके आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए? जी बिल्कुल 1, क्योंकि देखें यहाँ पे इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो लीस्ट वाला कौन सा है, यानी कम वाला कौन सा है, वो है ये वाला जिसके अंदर सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है जो कि 2 है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर है उसके अंदर भी जो डिजिट्स होने चाहिए, सिग्निफिकेंट डिजिट, वो सिर्फ 1 होना चाहिए। आंसर तो आपका ये आ रहा है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, लेकिन इसमें आप 1 लिखेंगे तो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो ये 2 है, तो आपने 2 लिखना है। लेकिन 2 लिखने से पहले आप उसका नेक्स्ट वाला डिजिट जो आप डिस्कार्ड करने जा रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि आप देखेंगे कि अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है तो आप पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे ये 9 है जो डिस्कार्ड होने जा रहा है, तो 9 की वजह से इस 2 में 1 ऐड हो जाएगा और इसको 3 कर देगा। तो 0.3 मीटर क्यूब ये आपके पास वॉल्यूम है, जो कि अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ एक ही हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स नंबर कहते, क्वांटिटी कहते, जो कि 0.02, इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट, यानी कि 2 जो है ये सिग्निफिकेंट था, यानी कि 1 नंबर था, तो आपका आंसर भी 1 तक होना चाहिए था। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही हो। और स्टूडेंट्स, एट द एंड I will request you all that subscribe the channel to get more tests and updates in time, and I hope this will be helping for you and you will get very good marks in the exam if you will keep on going with this channel. तो यहाँ पे इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसको आप कॉपरेट करें अब मेरे साथ, मैं आपके साथ कॉपरेट करता हूँ, तो अल्टीमेटली ये म्यूचुअल बेनिफिट है, दोनों का फ़ायदा होगा। तो आई होप कि ये आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।